Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 20th of November 2020। तो 20 नवंबर 2020 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। बिफोर वी स्टार्ट, सीसैट क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, अपलोड हो चुकी हैं, 3 क्लासेस अपलोड हो चुकी हैं। सो दोज हु वांट टू स्टिल ज्वाइन दे कैन ज्वाइन फ्रॉम द कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, नीचे लिंक्स दी है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। 18 को पहली क्लास डाली गई थी, 19 को दूसरी और आज तीसरी क्लास अपलोड कर दी गई है। So those who want to join they can join, and thanks for the overwhelming response that we have been getting for the series, thanks a lot, है ना। और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भी लिंक नीचे है, तो आपको जिसको ज्वाइन करना है आप वहां से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हमको ज्वाइन कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस फर्स्ट। पहले आज के क्वेश्चंस देखते हैं जिनके आंसर्स आपको करने हैं। तो पहला सवाल देखते हैं क्या है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द माइक्रोवेव वेपन सिस्टम इज करेक्ट, इनकरेक्ट। ओके, तो माइक्रोवेव वेपन सिस्टम के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेपन्स विच हैव अ सिमिलर इफेक्ट लाइक अ माइक्रोवेव ओवन। बी स्टेटमेंट है द वेपन वर्क्स बाय हीटिंग द वाटर मॉलिक्यूल्स अंडर द स्किन टू पेनफुल टेम्परेचर्स फोर्सिंग पीपल आउट ऑफ द एरिया। सी स्टेटमेंट है चाइना इज द फर्स्ट कंट्री दैट डेवलप्स द माइक्रोवेव स्टाइल वेपन कॉल्ड द एक्टिव डिनायल सिस्टम। या डी जो है वो है नन ऑफ द अबव। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द गिलियन बैरी सिंड्रोम। तो गिलियन बैरी सिंड्रोम के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शंस आर, पहला स्टेटमेंट कह रहा है इट इज अ रेयर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर इन विच द बॉडीज इम्यून सिस्टम मिस्टेकनली अटैक्स पार्ट्स ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है इन द रिसेंट पास्ट पीपल इन्फेक्टेड विद इबोला वायरस आर मोस्ट अफेक्टेड बाय द गिलियन बैरी सिंड्रोम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ या नन। क्वेश्चन नंबर 2 था ये। तीसरा स्टेटमेंट है महाजन कमीशन रिपोर्ट ऑफन सीन इन न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। तो महाजन कमीशन की जो रिपोर्ट है वो किससे एसोसिएटेड है। तो स्टेटमेंट्स है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, regulation of ghost nets in the deep sea, the border disputes between Maharashtra and Karnataka, regulation of activities in the baseline zone of territorial. The 3 questions for you today. Please do try to answer these questions in the comment section below. Okay, तो नीचे आप आंसर देने की कोशिश करना। Now let's start with the map of the day. आज जो मैं मैप आपको दिखाने वाला हूँ आसियान नेशंस का दिखाने वाला हूँ, और एक बार अपन लोकेशन वाइज देखेंगे कौन सा कितने ऊपर है कौन सा नीचे है, ठीक है ना। तो ये चीजें हम देखने की कोशिश करेंगे कौन कौन सी कंट्रीज हैं आसियान की। कंट्रीज आप सबको पता है 10 कंट्रीज आसियान की मेंबर्स हैं। कौन कौन सी 10 कंट्रीज हैं? म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, फिलीपींस, वियतनाम, कंबोडिया, सिंगापुर, मलेशिया, ब्रुनेई एंड इंडोनेशिया। दीज आर द 10 मेंबर कंट्रीज फॉर योर आसियान, है ना। तो अब आप ऊपर से एक बार नीचे की तरफ आते हैं। जैसे सबसे पहले ऊपर जो ये इंडिया के साथ बॉर्डर करता हुआ दिख रहा है कंट्री आपको, ये कंट्री है म्यांमार। ओके, ये यहाँ पे इंडिया के साथ बॉर्डर करती है। दिस इज द फर्स्ट कंट्री, सबसे ऊपर आपको यहाँ दिख रहा होगा म्यांमार से स्टार्ट होता है, ठीक है ना। अब देखो म्यांमार के नीचे याद कैसे करोगे कि 3 कंट्रीज हैं, एक कंट्री म्यांमार है। स्ट्रक्चर याद क्या करो, जैसे 1, 3। अब 3 कंट्रीज देखो साथ में लाइन में है, लाइन से है। जैसे ये पहली जो ग्रीन वाली है ये कौन सी कंट्री है, ये है थाईलैंड। दिस इज द थाईलैंड। तो जैसे ही आप म्यांमार से नीचे उतरोगे तो यहाँ पे आपको थाईलैंड दिख रहा है। थाईलैंड के बगल में ये आपको लाओस दिख रहा है, TL, लाओस दिख रहा है। फिर ये वियतनाम, वी। तो देखो म्यांमार सबसे ऊपर, फिर 1 और 3 स्ट्रक्चर था, 3 में आ गया TLV। TLV मतलब थाईलैंड, लाओस और वियतनाम। ये अपने को 3 दिख गई, ठीक है। उसके बाद इन तीनों के बीच में एकदम नीचे एक कंट्री है कंबोडिया, 131। तो ये स्ट्रक्चर होगा। तो 4 कंट्री तो आपको, 5 कंट्री तो आपको ऐसे याद हो गई है ना, 131 के स्ट्रक्चर से। 1 में आपको म्यांमार, देन नीचे आपको TLV यानी कि थाईलैंड, लाओस और वियतनाम, फिर उसके नीचे 1 कंबोडिया, है ना। तो इस तरीके से देखो 5 कंट्रीज हमने याद कर ली हैं। अब जो नीचे आप जब आओगे तो यहां पे देखो एक ही लेवल पे आपको दिखेंगी ये 2 कंट्रीज। दीज आर द 2 कंट्रीज विच आर एट द सेम लेवल अगेन, ठीक है ना। और थोड़ा सा एक साइड में रहेगी कंट्री, तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन नीचे तो 1, 3, 1, 2। यहां पे 2 में क्या आ गया, ये मलेशिया, और यहां पे क्या आ गया आपका ब्रुनेई दारुसलाम। तो ब्रुनेई दारुसलाम और मलेशिया ये साइड में। तो फिर 3 था, फिर 1 था, फिर ये 2 आ गया, ठीक है ना।
ब्रुनेई दारुसलम देख लिया हमने। फिर उसके नीचे जब आप आओगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे एक दिख रहा है इंडोनेशिया लास्ट में, तो 1 3 1 2 1, तो यहाँ पे 1 3 1 4 1 5 2 7 1 8, इस तरीके से आपको अलग हो गई कंट्रीज। और यहाँ पर आप जब आओगे इधर साइड तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखो फिलीपींस दिख रहा है, ये फिलीपींस दिख रहा है साइड में, बिल्कुल अलग कंट्री इस तरीके से साइड में चलती है, तो ऊपर से नीचे फिलीपींस दिख रहा होगा। तो ये म्यांमार हो गया, थाईलैंड, लाओस हो गया, कंबोडिया, वियतनाम हो गया। देन आपका यहाँ पे 3 कंट्री, सॉरी यहाँ पे याद रखना कि 1 3 1 2 नहीं था, 1 3 1 3 ही था, ये 3 ही था यहाँ पे, क्योंकि सिंगापुर, मलेशिया एंड ब्रुनेई दारुसलम ये 3 ऐसे थे, ठीक है ना। इसको याद रखना कि मलेशिया, फिर आपका सिंगापुर उसके नीचे, यानी यहाँ पे ब्रुनेई दारुसलम, तो ये 3 याद रखना, ठीक है ना। 1 3 1 3 ही याद रखना है इसको, ठीक है। तो 1 3 1 3 से ज्यादा इजी रहेगा ना, 1 3 1 3, और नीचे फिर एक इंडोनेशिया इधर है और फिलीपींस इधर है, तो इस तरीके से आपको कंट्रीज याद रहेंगे। फिर से देख लो, 1 ऊपर म्यांमार, फिर उसके बाद हमने देखा है कि 3 कंट्रीज एट द सेम लेवल, यह है थाईलैंड, L से लाओस एंड V से वियतनाम, फिर 1 में आ गया कंबोडिया, फिर आ गया 3 जिसमें हमने देखा कि सिंगापुर, मलेशिया एंड ब्रुनेई है, ऐसे MB, लेकिन यहां पे आप इस तरह के याद रख सकते हैं, MB और S थोड़ा नीचे है ना, थोड़ा सिंगापुर थोड़ा नीचे, तो ये भी है जगह दिमाग में जरूर रखना कि सिंगापुर थोड़ा नीचे है। जैसे कई अगर कर दिया उसने कि मलेशिया, सिंगापुर, कंबोडिया नॉर्थ टू साउथ अरेंज करो, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे कंबोडिया ऊपर है, मलेशिया फिर सिंगापुर है ना। एग्जैक्ट ऑर्डर आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, इस तरीके के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। दिस इज द थिंग विच आई वॉन्टेड टू कन्वे यू। आई होप आपको अच्छे से आसियान की कंट्रीज और मैप्स समझ में आ गया होगा, लोकेशंस याद हो गई होंगी। यही हमारा एम रहता है कि इजी वे में आपको समझाना, ठीक है ना। तो ऑर्डर फिर से एक बार लास्ट बता रहा हूं, 1 3 1 3, और लास्ट में इंडोनेशिया इधर और फिलीपींस इधर, ठीक है। तो 1 जो पहला था वो था म्यांमार, फिर 3 जो था वो था TLV यानी कि थाईलैंड, लाओस और वियतनाम, फिर नीचे जो था 1 वो था कंबोडिया, फिर नीचे जो 3 है उसमें है मलेशिया और इधर साइड ब्रुनेई, और जस्ट मलेशिया के थोड़ा सा नीचे सिंगापुर। फिर लास्ट में जो एक कंट्री नीचे बचती है वो है इंडोनेशिया, और इधर साइड आपका जो इन कंट्रीज के ईस्टर्न साइड पे एक कंट्री आएगी वो आएगी फिलीपींस। तो दीज आर द 10 कंट्रीज अंडर द आसियान। मैप में लोकेशन वाइज आपको पता चल गया, एंड दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था ये, है ना। तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। मैप ऑफ द डे हमने देख लिया है, आगे मूव करते हैं न्यूज एनालिसिस पार्ट की तरफ। ओके, तो न्यूज एनालिसिस में देखते हैं सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है, जैसे एक चपरे वायरस। अब चपरे वायरस बोलो, चपरा वायरस बोलो, चपारे वायरस बोलो, लेकिन स्पेलिंग याद रखना इसकी CHAPARE, है ना। अलग अलग व्यक्ति अलग अलग बोलेंगे, जैसे मुझे ज्यादा प्रोनाउंसिएशन नहीं पता इसका, तो मैं इसको चलो चपारे वायरस बोलते हैं, ठीक है ना। इसका नाम है चपारे वायरस। अब क्या है चपारे वायरस, तो यूनाइटेड स्टेट्स का जो सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन है, यूनाइटेड स्टेट्स में CDC आता है, CDC मतलब सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, उसने अनाउंस किया है कि एक चपारे वायरस नाम की चीज आ गई है जो कॉज करता है इबोला लाइक इलनेस। ओके, चपारे वायरस आ गया है जिसने की जो कि इबोला लाइक वायरस, इबोला लाइक डिसीज कॉज करता है, एंड इसमें ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन पॉसिबल है ना। तो बी रेडी टू गेट डेजर्ट अगेन, एक नया वायरस, एक नई बीमारी, है ना। तो 2020 इसी तरीके से जा रहा है। तो चपारे वायरस का नाम याद रखना, अगर आपसे पूछे कि चपारे वायरस किस दूसरी बीमारी के जैसे डिसीज कॉज करता है, तो याद रखेगा इट इज द इबोला लाइक डिसीज, याद रखेगा इबोला लाइक डिसीज, ठीक है ना। एंड अगर आपसे पूछे कि क्या ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन पॉसिबल है चपारे वायरस में, तो आप बोलोगे हाँ पॉसिबल है। चपारे वायरस क्या है, इट इज कॉज्ड बाय द सेम एरिना वायरस, एरिना वायरस फैमिली से कॉज होता है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलनेस सच एज इबोला वायरस डिसीज। तो जो EVD होता था ना, इबोला वायरस डिसीज, उसी की जैसे चपारे वायरस भी जो है वो एरिना वायरस फैमिली से ही आता है। इसका ओरिजिन देखो तो पहली बार जो इसका ओरिजिन था वो 2004 में बोलीविया के एक प्रोविंस है चपारे, बोलीविया में एक प्रोविंस है चपारे, वहां पे इसका ओरिजिन हुआ था। दैट इज द रीजन वाई इसका नाम क्या है, चपारे वायरस, ठीक है ना। तो याद रखिएगा इसका नाम वहां से आया है, बोलीविया से आया है, ठीक है। तो बोलीविया में जो प्रोविंस है चपारे, वहां से इसका ओरिजिन है 2004 में, वहीं से इसका नाम आया है। दो इट डिसअपियर्ड इन 2004, ये डिसअपियर हो गया था, लेकिन लास्ट ईयर कुछ 4-5 केसेस देखने को दोबारा मिले। होस्ट में क्या था, चपारे वायरस आर जनरली कैरिड बाय रैट्स,
ज्यादातर ये रैट्स यानी चूहों के थ्रू ट्रांसमिट होता है एंड कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड रोडेंट, इट्स यूरिन एंड ड्रॉपिंग्स। ओके, तो अगर आपके घर में यूरिन या ड्रॉपिंग है चूहे की जो कि आपको दिखेगी भी नहीं, तो अगर आप उसके कॉन्टैक्ट में आ गए तो ये चपारे वायरस हो सकता है आपको हो जाए, है ना। तो ये एक न्यूज थी। दूसरी जो न्यूज थी इंपॉर्टेंट ये है कि 2 सुपर कंप्यूटर इंडिया के हैं जो कि टॉप 500 लिस्ट में आ गए, है ना। एक तो टॉप 100 में भी आ गया, टॉप 500 लिस्ट में 2 आ गए और टॉप 100 में भी 1 आ गया। तो 2 सुपर कंप्यूटर जो इंडिया के हैं, ऐसे कौन से 2 सुपर कंप्यूटर होंगे? तो एक है परम सिद्धि AI, द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इज परम सिद्धि AI, एंड दूसरा जो है वो है मिहिर। याद रखिएगा, परम सिद्धि AI की जो स्पीड है वो है 5.267 पेटाफ्लॉप्स, इतनी इसकी स्पीड है। एंड इट इज जॉइंटली बिल्ट बाय द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स IT के अंदर आता है ना। ये नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, इंडिया का एक मिशन है, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, जिसके अंतर्गत ये परम सिद्धि AI बनाया गया था और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ ये बनाया गया था, ठीक है ना। इसके अलावा इसके साथ इसका जो कंसेप्ट आया वो कहां से आया? तो इंडिया में CDAC नाम की एक संस्था है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, CDAC यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, तो वो कंसेप्चुअलाइज करती है बेसिकली ये सारी चीजें, ठीक है ना। दूसरा जो सुपर कंप्यूटर वो है मिहिर। मिहिर की स्पीड इसकी आधी है, 2.8 पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर की स्पीड है और ऑपरेशनल है ये नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट, नोएडा में है नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट। अगर आपसे कोई पूछे कि नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट कहां पर है, तो आप क्या बोलोगे? वो नोएडा में है, ठीक है ना। और अगर वो पूछे कौन सा सुपर कंप्यूटर इंडिया में यूज होता है जो कि यहां मिड रेंज वेदर फोरकास्टिंग यूज होता है, तो वो है मिहिर। और मिहिर और परम सिद्धि AI जो है वो टॉप 500 की लिस्ट में आ गए हैं और इनमें से एक टॉप 100 की लिस्ट में आ गया। तो ऑब्वियस बात है, आपको पता होगा कौन सा टॉप 100 में आएगा, जिसकी स्पीड ज्यादा है ना, सिंपल सा टर्म है। तो दीज वर द इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम। आगे मूव करते हैं। टेरर फंडिंग, सईद गेट्स 10 years in jail। अब इंपॉर्टेंट है, मुंबई टेरर अटैक का जो मास्टरमाइंड था, जमात-उद-दवा का चीफ हाफिज सईद, ही हैज बीन सेंटेंस्ड टू 10 years in jail बाय द एंटी टेररिज्म कोर्ट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो एंटी टेररिज्म कोर्ट है उसने 10 साल की सजा दी है जमात-उद-दवा के चीफ हाफिज सईद को फॉर द मुंबई टेरर अटैक्स मास्टर, ही वाज द मुंबई टेरर अटैक मास्टरमाइंड। टेरर फंडिंग केस के लिए दी है, मुंबई टेरर अटैक के लिए नहीं दिया, टेरर फंडिंग केस के लिए दिया, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा कि जो हाफिज सईद है, ही इज अ UN डेजिग्नेटेड टेररिस्ट, एक UN डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है और इस पे जो बाउंड्री है, मतलब कि जो इसके ऊपर US गवर्नमेंट ने प्लेस की है, $10 million की बाउंटी प्लेस की है, ठीक है ना, $10 million की। एंड ही वाज सेंटेंस्ड टू 11 years in jail बाय एंटी टेररिज्म कोर्ट इन February दिस ईयर ओनली। 11 साल की सजा दी गई थी पहले इन टू अदर टेरर फाइनेंसिंग केसेस, 2 और केसेस थे और एक और केस में 10 साल की सजा हो गई, ठीक है ना। कई लोगों को ये भी डाउट हो सकता है आप में से कि क्या ये सजा साथ साथ भुगताई जाती है या अलग अलग भुगताई जाती है, जैसे किसी को 11 साल की सजा एक केस में पड़ी, किसी को 10 साल की सजा एक केस में पड़ी। तो एक्चुअली ये डिपेंड करता है कि कोर्ट ने ऑर्डर क्या दिया। जैसे कोर्ट जब ऑर्डर देता है ना, तो कोर्ट बताता है कि ये सजा दोनों साथ साथ में चलेंगी कि सेपरेट चलेंगी, ठीक है ना। तो अलग से वर्डिक्ट में ये चीज कोर्ट हाईलाइट करता है कि ये जो सजा चलेगी ये साथ साथ चलेगी और जो बड़ी सजा होती है वो भुगताई जाती है। जैसे मान लो किसी को लाइफ इंप्रिजनमेंट है और किसी केस में 3 साल की सजा है, तो लाइफ इंप्रिजनमेंट जब करेगा तो ऑलरेडी 3 साल उसके अंदर को वो कर लेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके की चीजें आपको थोड़ा पता होनी चाहिए इंडिया के सिस्टम के बारे में भी। इंडिया में ऐसा ही सिस्टम चलता है, ठीक है। आगे देखते हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स लाइकली टू बी वेरी पुअर इन दिल्ली। सिंपल सा टर्म है एयर क्वालिटी इंडेक्स। एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंतर्गत अगर आपसे पूछा जाए कि कितने बैंड बने हैं, तो 6 बैंड बनाए गए हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स में। पहला है गुड, दूसरा है सेटिस्फैक्टरी, थोड़ा कम हरा होता है, और पीला हो जाए तो मॉडरेट बन जाता है, ठीक है ना। बहुत हरा है, हरा भरा है तो बिल्कुल गुड, और थोड़ा कम हरा है तो मॉडरेट, और अगर पीला हो गया तो थोड़ा कम हरा भरा है तो सेटिस्फैक्टरी, और अगर पीला हो गया तो मॉडरेट। उसके बाद अगर ऑरेंज हो गया यानी कि संतरे कलर का हो गया तो पुअर, और अगर लाल हो गया तो वेरी पुअर, और अगर भूरा हो गया तो सीवियर। ये अलग अलग 6 कैटेगरीज में बैंड्स हैं। कलर बैंड याद रखिएगा थोड़ा बहुत, ये भी अब जब कलर बैंड इस तरह से हमने बताया तो याद होगा। पूरा हरा ग्रीन गुड, पूरा थोड़ा कम हरा सेटिस्फैक्टरी, पीला मॉडरेट, और गरीब मतलब पुअर तो फिर उसमें आपका ऑरेंज, और अगर आपका लाल हो गया तो वेरी पुअर, और भूरा हो गया तो सीवियर, ठीक है। तो ये 6 कैटेगरीज हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर 8 पॉल्यूटेंट्स भी होते हैं जो मेजर किए जाते हैं। अब वो 8 पॉल्यूटेंट कौन कौन से हैं, तो याद रखिएगा PM 2.5, PM 10,
NO2 यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड, SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड, आपका O3 यानी कि ओजोन, CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड, NH3 यानी कि अमोनिया एंड PB यानी कि लेड। तो दीज आर द 8 पॉल्यूटेंट दैट आर मेजर्ड अंडर द एयर क्वालिटी इंडेक्स। अब ये मेजर कैसे होता है ये भी चीज बता दूं, तो मेजर होता है इंडिया में एक सफर सिस्टम है। सफर सिस्टम क्या है? स्टेट ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग इन इंडिया। ये चलता कैसे है? IITM पुणे में है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटरोलॉजी, उसके थ्रू ये बनाया गया था सफर सिस्टम। मॉनिटर कौन करता है? CPCB, सेंटर फॉर पोल्यूशन कंट्रोल, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया किस एक्ट के थ्रू बना? तो 1974 में वाटर प्रिवेंशन ऑफ कंट्रोल एक्ट 1974 में आया, और 1981 में आया था एयर पोल्यूशन प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट, जिसके अंतर्गत ही एयर क्वालिटी इंडेक्स चेक किया जाता है। सफर के बारे में दो और फैक्ट। पहला फैक्ट, ये सफर जो है वो 24/7 एयर क्वालिटी इंडेक्स बताता है एंड 72 आवर्स एडवांस्ड वेदर फोरकास्टिंग बताता है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। दीज आर दी ओनली फैक्ट्स दैट आर नीडेड अंडर दिस न्यूज आइटम। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, एडिटोरियल सेक्शन में आएंगे। बहुत प्यारा दो एडिटोरियल आए हैं, दोनों बहुत ज्यादा प्यारे हैं। पहला एडिटोरियल लिखा गया है M.K. नारायणन, वन ऑफ द मोस्ट फ्लूइड जो एडिटोरियल्स लिखते हैं, जिनका एडिटोरियल बहुत ज्यादा समझ में आता है। आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप सुने समझे और उसके बाद एक बार पढ़े भी, क्योंकि ये जो लैंग्वेज है ना, इतनी फ्लूइड लैंग्वेज है M.K. नारायणन की कि बेस्ट वे टू राइट द आंसर्स इज लाइक ही राइट्स। जिस तरीके से वो लिखते हैं उसी तरीके से आंसर राइटिंग भी की जाती है UPSC की। तो दिस इज द बेस्ट वे टू राइट M.K. नारायणन। और अगर M.K. नारायण के बारे में जानते हैं, ही वॉज द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एज वेल, है ना, एंड ही वॉज द फॉर्मर गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल। आगे देखते हैं M.K. नारायण क्या बोलते हैं। द आर्टिकल इज A word in chaos and moment of truth। word in chaos। अब इन्होंने इस एक आर्टिकल में इन्होंने सारे देशों के बारे में बता दिया, ठीक है ना। इस एक आर्टिकल में एक कंट्री ने सारी कंट्रीज के बारे में बताया। सबसे पहले इन्होंने स्टार्ट किया है अमेरिकाज डिवाइड, सबसे पहले अमेरिका को उठाया। तो हाउ इज अमेरिका डिवाइडेड, एंड वहां पे भी डेमोक्रेसी थ्रेट में है। तो एडिटोरियल में ऑथर कहता है कि अमेरिका बहुत पुरानी डेमोक्रेसी, आज की डेमोक्रेसी नहीं है। फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है अमेरिका का 1787 के आसपास के टाइम पे यहाँ पे रिवोल्ट हुआ, अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ, उसके बाद पूरा डिक्लेरेशन किया गया, बिल ऑफ राइट्स आए, सारी चीजें आई। लेकिन आज भी वहां पे डेमोक्रेटिक स्टेट पुअर कंडीशन में है। क्यों? क्योंकि जो रीसेंट इलेक्शंस हुए हैं उसमें हमने देखा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये जो इलेक्शंस थी ये रिग्ड थे, सही नहीं थे, इलेक्शंस के अगेंस्ट चले गए वो सुप्रीम कोर्ट। देयर ऑल्सो द लीडर्स आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट। तो फिर क्या डिफरेंस है एक अमेरिका जैसी कंट्री में और दूसरी इथियोपिया जैसी कंट्री में, जहां पे सेम चीज हो रही है। इथियोपिया में भी सेम चीज हो रही है। उन्होंने बोला अभी अहमद का जो इलेक्शन है दैट वाज रिग्ड, वो सही नहीं था। बेलारूस में सेम चीज हो रही है। ऑथर कहता है कि बेलारूस, इथियोपिया और अमेरिका में क्या डिफरेंस है अगर वहां पे एक्सेप्ट नहीं कर पाते रिजल्ट। इससे बेटर तो इंडिया की स्टेटस है जहां पे एटलीस्ट रिजल्ट्स एक्सेप्ट तो किए जाते हैं। इट्स वेरी, बहुत कम ऐसा होता है कि इतना ज्यादा पुअरली दिखाया जाए, लाइट में लाया जाए। तो दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट ऑथर सेज कि ये दिखाता है कि अमेरिका टू इज अंडर द स्टेट ऑफ डिवाइड, क्योंकि कई लोग हैं जो कि डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कई लोग सब उसको निगेट कर रहे हैं, सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप हारा है तो वो बोल रहा है। तो वही चीज ऑथर ने बोली है कि दिस लैक ऑफ शेम फेसेडनेस, मतलब दिस इज द लैक ऑफ शेम फेसेडनेस, दिस इज टर्म दैट ऑथर यूजेस। और ये दिखाता है कि अमेरिका भी डिवाइडेड कंडीशन में है। दैट इज नॉट अ वेरी गुड स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है ना। उसके बाद ऑथर ने ये भी कहा कि देखो क्या होगा कि टेक्नोलॉजी भी बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुकी है, जिसके कारण ये चीज होती है। जैसे डी फेक्स, जो डी फेक्स की चीज है दैट हैज बीन मेड पॉसिबल थ्रू AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके डी फेक्स बनाए जाते हैं और रियलिटी से बहुत दूर कोई चीज दिखाई जाती है। एंड दैट इज वन ऑफ द थ्रेट्स टू डेमोक्रेसी। एक्चुअली इस आर्टिकल में थ्रेट टू डेमोक्रेसी के बारे में ही आर्टिकल लिखा गया है, लेकिन डिफरेंट कंट्रीज के पर्सपेक्टिव से लिखा गया है। तो अमेरिका के पर्सपेक्टिव से हमने देख लिया, टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से हमने देख लिया कि किस तरीके से AI का यूज करके डीप फेक्स बना करके रियलिटी से सेपरेट कोई दूसरी चीज दिखा करके उसको मिसजज किया जाता है, ठीक है ना।
फिर ऑथर ने उठाया है यूरोप को। यूरोप की प्रॉब्लम हाईलाइट करने के लिए सबसे पहले ऑथर ने बोला कि यूरोप में एक तो इशू जो इस समय रिसर्जिंग कोविड-19 का है कि कोविड-19 की जो दूसरी वेव आई है यूरोप में बहुत ज्यादा नुकसान कर रही है। दूसरा उन्होंने ब्रेक्सिट का एग्जांपल लिया है। ब्रेक्सिट मतलब कि जो ब्रेक्सिट के बाद अनसर्टेनिटी आई है, ना ही ब्रिटेन के पास कोई डील है, ना ही ब्रिटेन के पास कोई पॉलिसी है, ना ही यूरोपियन यूनियन के पास कोई पॉलिसी है। तो दिस इज द सेकेंड थिंग दैट ही हैज रेज्ड कि ब्रेक्सिट बहुत अनसर्टेनली हुआ। हमको एक तरफ लगता था कि यूरोपियन यूनियन और ब्रेक्सिट कितना सब कुछ हंकी डोरी चल रहा है, सब बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन दैट वाज नॉट द केस। ब्रेक्सिट ने ये चीज दिखाई है ना। इसके अलावा ऑथर ने फिर अगली जो कंट्री उठाई है वो है रशिया। रशिया अंडर द व्लादिमीर पुतिन रिमेन्स एन एनिग्मा। ऑथर का कहना है कि रशिया जो व्लादिमीर पुतिन के अंदर है वो अभी भी एक पहेली के रूप में। एक्चुअली यू डोंट नो रशिया किसकी साइड है। कभी तो रशिया चाइना के साइड हो जाता है, कभी रशिया चाइना के अगेंस्ट हो जाता है, कभी रशिया इंडिया के बहुत फेवर में रहता है, कभी इंडिया के फेवर में नहीं रह के पाकिस्तान के फेवर में चला जाता है। तो इट इज एनिग्मा टू अंडरस्टैंड रशिया अंडर द व्लादिमीर पुतिन, है ना। और वहां पे डेमोक्रेसी का जो थ्रेट है वो तो आपको बिल्कुल दिखता है, मतलब विजिबल है, एज दे हैव डन इन यूक्रेन, एज दे हैव डन इन क्रीमिया। इन रीजन पे जो उनका एसेशन था उसको देख करके ऑथर बोल रहे हैं कि दिस वेरी क्लियर दैट देयर हैज बीन द थ्रेट टू डेमोक्रेसी वेरी विजिबल, है ना। फिर अगला जो कंट्री उठाया ऑथर ने वो है फ्रांस। फ्रांस में ऑथर ने कहा कि सेक्युलरिज्म का एक ऐसा वर्जन सामने आया है, फ्री स्पीच का एक ऐसा वर्जन सामने आया है जहां पे काफी ज्यादा टेररिज्म जिसके कारण पनप रहा है। चार्ली हेब्डो का एग्जांपल ऑथर ने लिया है कि फ्रांस में अगर आप देखो तो सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। चार्ली हेब्डो एक टीचर की बिहेडिंग, क्लासरूम टीचर की एक बिहेडिंग जो अभी रिसेंट केस हुआ था, ये सब दिखाता है कि वहां पे भी फ्री स्पीच डेमोक्रेसी की ज्यादा वैल्यू है नहीं, है ना। चार्ली हेब्डो यहां पे जब इमैनुअल मैक्रोन ने बोल दिया है वहां पे कि वी सपोर्ट द फ्री स्पीच एंड ऑल, तो उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से बैकलैश फेस करना पड़ा। फ्रांस के जो प्रीमियर थे, जो हेड थे, उनको कितना बैकलैश फेस करना पड़ा। सो दीज आर द रीसेंट वेव ऑफ टेररिज्म दैट इज बीइंग विजिबल इन फ्रांस, पेरिस, एंड दैट इज क्रिएटिंग अ थ्रेट टू डेमोक्रेसी। कितने बेहतरीन, देखो यही बोल रहा हूं, कितने अच्छे तरीके से एक एक कंट्री को उठाते हुए, एक एक रीजन को उठाते हुए आंसर लिखा गया है। बहुत अच्छे से समझाया, समझ में भी आता है, एंड उसके बाद आपको बिल्कुल एक ओवरऑल स्टेटस पता चलता है पूरी कंट्रीज का, है ना। तो दैट इज द थिंग दैट इज विजिबल फ्रॉम हियर। इसके अलावा ऑथर ने अब दूसरी जो थ्रेट्स टू जो एक्स्ट्रा करिकुलर प्लेयर्स हैं जो कि थ्रेट कॉज करते हैं डेमोक्रेसी को, वो उसके बारे में बताए। सबसे ऊपर है टेररिज्म। ऑथर ने कहा है टेररिज्म इज रीसरफेसिंग एंड इन अ रिन्यूड विगर। अब टेररिज्म दोबारा से रीसरफेस कर रहा है विद अ रिन्यूड विगर। अल कायदा इज बिकमिंग प्रोमिनेंट अगेन, ISIS इज बिकमिंग प्रोमिनेंट अगेन। जो विक्ट्रीज हमने ISIS के ऊपर हासिल की थी इन द सीरिया एंड इराक, जो मोसूल वाला रीजन था आपका इराक का, सीरिया वाला जो रीजन था, वहां हमने जो विक्ट्रीज हासिल की थी 2018 की, वो अब फेड हो रही हैं। एंड दीज टेररिस्ट ग्रुप्स आर रीसरफेसिंग एंड री इमर्जिंग विद फुल फोर्स। नॉट ओनली विथ फुल फोर्स, ऑथर का यह भी कहना है कि जो नए रिक्रूट्स हैं, दे पोज इवन अ ग्रेटर थ्रेट देन देयर प्रीडिसेसर्स। वो अपने पुराने वालों से भी और 2 कदम आगे हैं, ठीक है ना। दे कंबाइन सिंबॉलिज्म विद स्पेक्टेकुलर वायलेंस। दे आर कंबाइनिंग व्हाट, सिंबॉलिज्म विद द वायलेंस। सो दैट इज क्रिएटिंग अ थ्रेट टू डेमोक्रेसी। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है यहाँ पे ऑथर ने उठाया वो है इंडिया का, द इश्यूज इन इंडिया। ऑथर ने यहाँ पे इंडिया के इश्यूज को हाईलाइट किया। सबसे पहले कोविड-19 पैंडेमिक और उससे निकलने के जो मेजर्स थे वो अभी भी सेटिस्फैक्टरी नहीं है, पहली चीज ऑथर ने बोली। दूसरी चीज द घोस्ट ऑफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का भूत अभी भी है, लेकिन अभी कोविड के कारण वो नहीं दिख रहा है ना। इस कोविड के जस्ट पहले अगर आपने देखा हो कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का जो चल रहा था बहुत ज्यादा फुल फोर्स में चल रहा था, लेकिन ऑथर ने कहा कि सिंस कोविड-19 आ गया तो अभी वो दबा हुआ है, बट दैट विल रीहाउंड अगेन, वो दोबारा रिवाइंड करेगा। फिर हमने देखा एनआरसी का जो चल रहा है वो भी दबा हुआ है मुद्दा, एनआरसी नहीं, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजंस, वो भी दबा हुआ है। इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर में हमने देखा किस तरीके से बहुत जल्दी उसको मतलब बिना किसी प्रॉपर डेलिब्रेशन के, डिस्कशन के उसको चेंज कर दिया गया यूटी में, ये बोल करके कंडीशन नॉर्मल करने के लिए, बट अभी भी 1.5 साल से कंडीशन वहां पे नॉर्मल क्यों नहीं हुई है। दिस इज द थिंग ऑथर रेजेस। देन इंडिया एक्सटर्नल एनवायरमेंट रिमेन्स अनसर्टेन। अभी भी हमारा जो एक्सटर्नल एनवायरमेंट है वो अनसर्टेन है। क्यों? क्योंकि एक तरफ आप कभी आर्टिकल में बोलते
बोले थे इंडिया इकोनॉमिक सर्वे में, आपने बोला था कि एफटीए से इंडिया को फायदा हुआ है, और अभी जिस दिन आरसीईपी हमने ज्वाइन नहीं किया और उसके अगले दिन जब आरसीईपी का फाइनल डॉक्यूमेंट बना तो एस जयशंकर का कहना था कि एफटीए से इंडिया को सिर्फ नुकसान हुआ है। तो मतलब आप अपनी ही बात को काट के चले गए ना, बिल्ली जैसे आपने खुद की बात काट दी। तो दैट इज नथिंग दैट ऑथर रेजेस, यहाँ पे ऑथर वही चीज उठा रहा है कि एक तरफ आप बोल रहे हो इंडियन इकोनॉमिक सर्वे में कि एफटीए से आपको सिर्फ फायदे हुए हैं, इकोनॉमिक सर्वे में आप कहते हो कि एफटीए से आपको फायदे हुए हैं, और आरसीईपी जिस दिन मतलब अनाउंसमेंट होता है आरसीईपी के फाइनल डॉक्यूमेंट का, उसके अगले दिन आप बोल देते हो कि एफटीए से यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से आपको सिर्फ नुकसान हुए। सो दीज आर द कॉन्ट्राडिक्टरी थिंग्स। तो आपका जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, जो आपका क्या सिनेरियो रहेगा, किस तरीके से आप एक्सटर्नल ट्रेड को, ग्लोबलाइजेशन को देखते हो, वो सारी चीजें अभी भी अनसर्टेन है। दिस इज व्हाट द ऑथर सेज, दैट दीज आर द थिंग्स दैट हैव बीन रेज्ड बाय द ऑथर। लास्ट में ऑथर ने बोला कि जो सबसे बड़ा सुपर पावर के रूप में एक चैलेंज उभर के सामने आया, दैट इज चाइना, है ना। ऑथर ने कहा कि अभी सबसे एक ऐसा देश जो कि स्ट्रॉन्गर, विच इज स्ट्रॉन्गर आफ्टर द 20th पार्टी कांग्रेस, और ये बहुत ज्यादा एक पावरफुल कंट्री के रूप में उभर के सामने आया है, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, इकोनॉमी हो, एनर्जी सेक्टर हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, वो है चाइना। एंड दैट कैन क्रिएट अ थ्रेट टू द वर्ल्ड, क्योंकि चाइना ऑलरेडी एक ऐसी कंट्री जहां पर डेमोक्रेसी की ज्यादा वैल्यू है नहीं। नाम को जरूर वो डेमोक्रेसी लिखते हैं, बट दे आर नॉट अ डेमोक्रेटिक स्टेट, क्योंकि एक ही पार्टी है, सिंगल पार्टी सिस्टम है, एंड देयर पीपल आर नॉट लेफ्ट विद मेनी ऑप्शंस। सो दीज आर द थिंग्स दैट have been highlighted by the author. I hope you got clarity regarding that, आपको समझ में आया होगा। जो दूसरा आर्टिकल है वो भी सेम कंटिन्यूएशन में है, इंडियाज मास्क ऑफ इकोनॉमिक लिबरलिज्म इज ऑफ। ऑथर ने क्यों लिखा है, क्योंकि इंडिया एक मास्क लगा के चलता था ऑथर के अकॉर्डिंग कि वो बहुत लिबरल कंट्री है, वो बहुत चाहती है कि ट्रेड बढ़े, वो बहुत चाहता है फॉरेन पॉलिसी अच्छी हो, फॉरेन डिप्लोमेसी अच्छी हो, एक्सटर्नल ट्रेड बढ़े, मैन्युफैक्चरिंग बढ़े। लेकिन ऑथर ने कहा कि ये जो लिबरलिज्म का मास्क है ये उतर गया है आरसीईपी के इंसिडेंट के बाद। क्यों? आरसीईपी में हमने देखा कि पहले 16 कंट्रीज की ग्रुपिंग थी, 2012 में इसको लॉन्च किया गया था, लेकिन पिछले साल नवंबर में इंडिया ने बोला हम ज्वाइन नहीं करेंगे। इस साल अभी नवंबर में जब फाइनल ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट आया आरसीईपी का, तो उसमें इंडिया नहीं शामिल था, 15 मेंबर ही रह गए इसके अंदर। तो वही ऑथर ने बोला है कि एक तरफ तो आप इस तरह से इकोनॉमिक लिबरलिज्म की बात करते हो, दूसरी कंट्री से एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपको जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस दें, है ना। आप अमेरिका से उम्मीद करते हो जीएसपी दें, आप अमेरिका की मतलब शिकायत करते हो ये बोल करके कि वो ओपन नहीं रह रहे हैं, वो प्रोटेक्शनिस्ट हो रहे हैं, ये सारी चीजें आप बोलते हो, बट दैट इज कॉन्ट्राडिक्टरी इन योर ओन स्पेस। आपने खुद ही उसको कॉन्ट्राडिक्टरी कह दिया, ठीक है ना। अब यहां पे ऑथर ने 4-5 पॉइंट से बताया कि व्हाट इज द रियलिटी एंड व्हाट इज द रेटोरिक। सबसे पहला जो है, एस जयशंकर ने भी रिसेंटली आपने सुना होगा, बोला था कि लिबरलिज्म कोई अच्छी चीज नहीं है, ग्लोबलाइजेशन कोई अच्छी चीज नहीं है, नुकसान ही नुकसान होता है। अभी 4 दिन पहले की बात है ना। तो अब ऑथर ने यहां पे एक चीज बताई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो कि पहले तो इन्होंने रिफ्यूज कर दिया, मतलब कि आरसीईपी ज्वाइन करने से रिफ्यूज कर दिया। आरसीईपी ज्वाइन करने से जब इन्होंने रिफ्यूज किया तो ऑथर के अकॉर्डिंग वो कोई बोल्डनेस नहीं है, इट इज द साइन ऑफ वीकनेस। मतलब ये बोल्डनेस का साइन नहीं है, ये वीकनेस का साइन है। और जब आप इकोनॉमी को ग्रो करना चाहते हो तो वहां पे आपको बोल्ड होना पड़ता है, ठीक है ना। वहां पे आपको इस तरह से वीकनेस से काम नहीं चलेगा। दूसरी चीज ऑथर ने कही है कि FTAs आर द गेटवे फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। FTA जो है वो गेटवे है फॉर द फॉरेन ट्रेड, एंड इंडिया जब फॉरेन ट्रेड का हिस्सा, ये FTA का हिस्सा नहीं बना है, सो दैट इज नॉट अ वेरी गुड थिंग फॉर इंडिया ऑल्सो। आप किस तरीके से उम्मीद करते हो कि आप चाइना के साथ सब कॉम्पीट करोगे ग्लोबल वैल्यू चेन्स में, जब आप खुद ही एक एग्रीमेंट ज्वाइन करने के अंदर आपके अंदर गट्स नहीं है कि आरसीईपी जैसा एग्रीमेंट आप ज्वाइन कर लो। आपने वहां 100 रीजन बता दिए कि क्यों हम नहीं ज्वाइन करना चाहते, हम ऐसे घबरा रहे हैं, वैसे घबरा रहे हैं। सो हाउ डू यू विश टू कंपीट विद चाइना? आप किस तरीके से चाइना से कंपीट करना चाहते हो? दूसरी चीज, इंडिया एम्ब्रेस्ड द इकोनॉमिक ओपननेस। मिस्टर जयशंकर ने बहुत ज्यादा बोला कि ओपननेस ऐसी वैसी बहुत फायदा नहीं है, ये है वो है, लेकिन क्या इंडिया ओपन हुई कभी ट्रूली? ऑथर ने कहा 1991 के बाद साइंस ऑफ ओपननेस जरूर हमने दिए, जरूर, क्योंकि हम IMF और वर्ल्ड बैंक के प्रेशर में थे, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखो तो हमारा जो एटीट्यूड है वो आज भी कहीं ना कहीं क्लोज्ड इकोनॉमी की तरफ हो। चाहे हम आत्मनिर्भर भारत ले लें, चाहे हम मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया ले लें, ये सारी चीजें दिखाती है कि हमारा एटीट्यूड कहीं ना कहीं, ये नहीं बोल रहा ऑथर कि ये चीज सही की गलत, ऑथर केवल ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि हमारा जो एटीट्यूड है दैट वाज नेवर रियली ओपन, वो कभी ज्यादा ओपन की तरफ नहीं था।
तीसरी चीज, सेम पॉइंट, ऑथर इज ब्लेम सेइंग दैट कि एस जयशंकर जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है, उन्होंने ब्लेम कर दिया एफटी यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को ब्लेम कर दिया। लेकिन वहीं पे इकोनॉमिक सर्वे में वही वाली बात मैं बता रहा हूं जो ऊपर मैंने बताई, इकोनॉमिक सर्वे में आप उसकी तारीफ कर रहे थे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की, कि आपको बहुत फायदा हुआ, और वहीं पे आप एफटीए को बोल रहे हैं कि इंडिया को डी इंडस्ट्रियलाइज कर दिया एफटीएज ने। तो दैट इज नॉट गुड, है ना। ये दो जो टू फेस आइडियोलॉजी है, सही नहीं है। इसके अलावा फाइनली, इन क्रिटिसाइजिंग द इकोनॉमिक ओपननेस एंड ग्लोबलाइजेशन, द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर होली इग्नोर्ड द फैक्ट दैट इंडिया हैज बीन वन ऑफ द मेजर बेनिफिशियरीज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ऑथर ने यही कहा है कि इंडिया ये चीज भूल गया, एस जयशंकर जी ये चीज भूल गए, इंडिया हैज बीन वन ऑफ द मेजर बेनिफिशियरीज ऑफ ओपननेस। एंड वहीं पर आप ओपननेस को एक तरफ गाली भी दे रहे हो और दूसरी तरफ आपको पता है कि ओपननेस से आपको फायदा भी हुआ है। सो दैट इज द थिंग दैट ऑथर रेजेस। यहाँ पे ये मुद्दे ऑथर ने उठाए हैं, एंड यही सारी चीज ऑथर ने कही कि कहीं ना कहीं हमको ये समझना पड़ेगा कि व्हाट डू वी रियली वांट। एक तरीके से हम अपने आप को बोलते हैं कि वी आर वेरी लिबरल, वी आर वेरी इकोनॉमिकली लिबरल कंट्री, वी आर हैविंग मतलब आवर एटीट्यूड इट्स टुवर्ड्स ओपन एशिया पैसिफिक, अ फ्री एशिया पैसिफिक। बट वहीं पे हम जब अपनी कंट्री की खुद की बात आती है तो इस तरीके से क्लोज्ड एटीट्यूड से बात करते हैं। सो दीज आर नॉट गुड फॉर इकोनॉमी, दीज आर नॉट गुड फॉर अ कंट्री, एंड वही चीज ऑथर ने यहाँ पे हाईलाइट किया। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, आपको समझ में आ गया होगा। आई होप दैट, है ना। सो दिस वाज अ वेरी गुड आर्टिकल अगेन। मैं ज्यादा जोर इसलिए देता हूं आर्टिकल्स पे क्योंकि दीज आर द क्रक्स, दीज आर द हार्ट एंड सोल ऑफ योर प्रिपरेशन। इसी से आपको आगे फायदा मिलेगा। विलो वार्बलर स्पॉटेड फॉर द फर्स्ट टाइम, द माइग्रेटरी बर्ड फ्रॉम नदर्न एंड टेम्परेट यूरोप। याद रखेगा, विलो वार्बलर। इस साल यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे थे 2-3 स्पीशीज के नाम देकर के कि ये क्या है ना, पूछ लिया था ना। तो याद रखेगा, जैसे विलो वार्बलर है, ये क्या है, ये एक बर्ड की स्पीशीज है, माइग्रेटरी बर्ड है। कहां से आती है? नदर्न एंड टेम्परेट यूरोप से आती है, ठीक है ना। याद रखेगा, विलो वार्बलर इज अ बर्ड दैट comes from northern and temperate Europe, और ये spotted for the first time, this has been spotted for the first time, the willow warbler। इसका नाम क्या था? फाइलोस्कोपस ट्रोकिलस। याद रखिएगा, फाइलोस्कोपस ट्रोकिलस, दिस इज द नेम, विलो वार्बलर। वन ऑफ द लॉन्गेस्ट माइग्रेटिंग स्मॉल बर्ड्स दैट ब्रीड्स थ्रू आउट द नदर्न एंड टेम्परेट यूरोप, एंड द पैलिआर्कटिक हैज बीन साइटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री इन तिरुवनंतपुरम। तो कहां देखी गई? तिरुवनंतपुरम में देखी गई। दिस इज द थिंग विच यू शुड रिमेंबर। ओके, सो दिस इज वेरी वेरी गुड एंड यू मस्ट रिमेंबर दिस थिंग। द बर्ड वॉज स्पॉटेड बाय निर्मल जॉर्ज। ये सब तो ठीक है, नाम वाम याद नहीं रखना, लेकिन याद रखिएगा कि तिरुवनंतपुरम में देखा गया इस बर्ड को। विलो वार्बलर नॉर्थ एंड टेम्परेट यूरोप से ये आती है। दिस इज द थिंग विच यू रिमेंबर। The abnormal behavior, shape and non-familiarity with other warblers commonly seen in this area was there। तो यहाँ पे इस एरिया में अभी वॉर्बलर कोई जानता नहीं था, और ये स्पीशीज याद रखिएगा, है ना। और जहां भी ये देखा गया, याद रखिएगा, वेलियानी पुंचाकारी पैडी फील्ड्स, वेलियानी पुंचाकारी, दीज आर द एरियाज जहां पे, जिसके आउटस्कर्ट में तिरुवनंतपुरम में इस बर्ड को देखा गया है, ठीक है ना। ये इट्स अ हार्बर, इट्स अ बर्ड हॉटस्पॉट, एक तरीके से बर्ड का हॉटस्पॉट एरिया है, याद रखिएगा। डिजिटल इंडिया इज नाउ अ वे ऑफ लाइफ। प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि डिजिटल इंडिया इज द वे ऑफ लाइफ, एंड ही हैज सेड दैट टेक्नोलॉजी फर्स्ट इज आवर गवर्नेंस मॉडल। उन्होंने कहा कि हमारा गवर्नेंस मॉडल है टेक्नोलॉजी पहले, उसके बाद सब कुछ बाद में, है ना। तो ही हैज असर्टेड दैट टेक्नोलॉजी फर्स्ट, एंड ये भी एक तरीके से दिखाते हैं इसका प्रो एंड कॉन्स दोनों है। प्रो कैसे, बोला ठीक है, अच्छी वाला टेक्नोलॉजी आपका काम आसान करती है, ये करती है वो करती है, बट जो इसका कॉन्स में आता है कि ओवर डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी, ओवर डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी, फिर वो बहुत सारे इश्यूज दूसरे आ जाते हैं, जैसे कि डेटा ब्रीच का इशू, प्राइवेसी का इशू, डेटा सिक्योरिटी का इशू, ये सारे इश्यूज भी आते हैं ना, वो वाली बात भी है। अब यहां पे मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं डिजिटल इंडिया के बारे में। सिंपल सी बात है, ये जब न्यूज में आ गया है तो मैं आपको डिजिटल इंडिया के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दे देता हूं। देखो, सबसे पहले डेटा इकोनॉमी, डेटा इकोनॉमी न्यूज में था। तो क्या होता है डेटा इकोनॉमी? डेटा इकोनॉमी इज अ डिजिटल इकोसिस्टम इन विच डेटा इज गैदर्ड, ऑर्गेनाइज्ड, exchanged by a network of vendors for the purpose of deriving value from accumulated information। इंफॉर्मेशन जो इकट्ठा हुई है उससे वैल्यू जब आप वैल्यू निकालने लगो, है ना, यानी कि एक पहले तो उसमें बिग डेटा करके आप इंपॉर्टेंट डेटा को अलग कर लो, बिग डेटा करके, उसके बाद उसको वेंडर्स के थ्रू, मिडिल मैन के थ्रू आप उससे वैल्यू निकालने लगो। सर्च इंजन के प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, जैसे सर्च इंजन होते हैं, सोशल मीडिया होता है, ब्रिक मोर्टाल वेंडर्स भी होते हैं, पेमेंट गेटवेज,
ये आपका कहलाता है डेटा इकोनॉमी। डेटा एक्सचेंज होता है बेसिकली डेटा इकोनॉमी में, इस तरीके से ट्रांजैक्शंस, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये सारी चीजें डेटा इकोनॉमी कहलाती है, ठीक है ना। रॉ मटेरियल क्या है डेटा इकोनॉमी के लिए, तो डेटा इकोनॉमी के लिए जो रॉ मटेरियल है वो है डेटा। एंड इंडिया में क्या है, ह्यूमंगस डेटा, बहुत ज्यादा डेटा निकाला जाता है, चाहे वो मोबाइल फोन्स हो, चाहे वो आधार बेस्ड इकोनॉमिक ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन हो, पेमेंट हो, ई पेमेंट्स हो, तो बहुत सारा डेटा निकलता है। एंड इसलिए इंडिया इज मतलब बहुत ज्यादा वैसी फील्ड है फॉर डेटा। डिजिटल इंडिया मिशन जो था वो 2015 में आया था, याद रखिएगा 2015 में अनाउंस किया गया था डिजिटल इंडिया मिशन। और डिजिटल इंडिया जो था वो टेक्नोलॉजी को पुश देने के लिए किया गया था। क्या क्या पिलर्स हैं डिजिटल इंडिया मिशन के, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ये सारे लिख लेना, आंसर राइटिंग में भी काम आएंगे। वैसे भी पिलर्स क्या क्या है डिजिटल इंडिया के, तो ब्रॉडबैंड हाईवेज, यूनिवर्सल एक्सेस टू फोन्स, पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम, ई गवर्नेंस यानी कि रिफॉर्मिंग गवर्नेंस थ्रू टेक्नोलॉजी, ई क्रांति या ई गवर्नेंस देखो क्या है, रिफॉर्मिंग गवर्नेंस थ्रू टेक्नोलॉजी। ई क्रांति बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक डिलीवरी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ सर्विसेज। ई क्रांति जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, इंफॉर्मेशन फॉर ऑल, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग टारगेटिंग नेट जीरो इंपोर्ट्स, IT फॉर जॉब्स एंड अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम्स। यही पिलर्स हैं डिजिटल इंडिया मिशन के, याद रखना। ब्रॉडबैंड हाईवेज, यूनिवर्सल एक्सेस टू फोन्स, पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम, ई गवर्नेंस यानी कि रिफॉर्मिंग गवर्नमेंट थ्रू टेक्नोलॉजी, ई क्रांति यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, इंफॉर्मेशन फॉर ऑल, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग टारगेटिंग नेट जीरो इंपोर्ट्स, IT फॉर जॉब्स, अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम्स। सो बेसिकली दीज आर द थिंग्स दैट कम अंडर द डिजिटल इंडिया मिशन। और उसमें हमने एक नाम लिया ई क्रांति का, तो ई गवर्नेंस के लिए जो नेशनल ई गवर्नेंस प्लान है उसमें ई क्रांति बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यानी कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ सर्विसेज। इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ सर्विसेज के अंतर्गत क्या क्या आता है मैं आपको बता देता हूं। इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ सर्विसेज के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स आते हैं गवर्नमेंट के, जैसे कि आपका ई एजुकेशन, जब आप डिजिटल एजुकेशन को प्रमोट करते हैं तो ई एजुकेशन आता है। हेल्थ केयर को प्रमोट करते हो तो हेल्थ केयर आती है। टेक्नोलॉजी फॉर फार्मर्स, टेक्नोलॉजी फॉर सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, फॉर जस्टिस, फॉर प्लानिंग, फॉर साइबर सिक्योरिटी, ये सारी चीजें ई क्रांति के अंदर आती है। तो ई क्रांति के अंदर ये सारी चीजें आती है। आई होप यू विल रिमेंबर दीज एज वेल। तो यहाँ पे मैंने आपको डिजिटल इंडिया के बारे में पूरी चीजें बता दी, डिजिटल इंडिया फ्रेमवर्क बता दिया, डिजिटल इंडिया मिशन कब आया था, क्या कब नहीं आया था, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। आई होप यू गॉट। सुप्रीम कोर्ट डिफर्स हियरिंग इन सुदर्शन टीवी रो। सुदर्शन टीवी का जो शो चल रहा है बिंदास बोल, जिसमें यूपीएससी लव जिहाद के बारे में, यूपीएससी जिहाद के बारे में बताया जाता है। यूपीएससी जिहाद में इस शो में यह दिखाया जाता है कि मुस्लिम्स ऑफ इनफिल्टरिंग द सिविल सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ फंडिंग फ्रॉम टेरर लिंक्ड ऑर्गेनाइजेशंस अब्रॉड। तो ये इस शो में दिखाया जाता है कि मुस्लिम्स आर क्लियरिंग यूपीएससी सिविल सर्विसेज एंड दे आर गेटिंग रैंक्स विद द हेल्प ऑफ क्लियरिंग विद द हेल्प ऑफ फंडिंग फ्रॉम टेरर ऑर्गेनाइजेशन अब्रॉड। तो ये शो में, इस शो में ये थीम है, दिस इज नॉट अ वेरी गुड शो एंड ये बिल्कुल सही चीज नहीं, इस तरीके से नहीं दिखाना चाहिए था। एंड वही चीज इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने बोली है कि द शो इज नॉट इन गुड टेस्ट, लेकिन उसको बंद करने के लिए कुछ नहीं किया गया है, कोई ऐसी चीज नहीं कही गई है। दूसरी चीज, सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिफर कर दी, इसकी जो हियरिंग थी उसको डिफर कर दी है, थोड़ा डिले कर दिए। तो एक इस कंट्री में ये ऐसा होता है कि अर्णब गोस्वामी को बेल देने के लिए पूरा जुडिशियल सिस्टम लग जाता है, वहीं पे जब ऐसे केसेस आते हैं तो उनको डिफर कर दिया जाता है, डेट आगे की दे दी जाती है ना। What are श्रीलंका's prospect with RCEP India's absence? यहाँ पे ओवरऑल RCEP के बारे में लिखा गया और श्रीलंका के बारे में लिखा गया, इसलिए हमको ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है वैसे कि श्रीलंका के साथ क्या क्या है नहीं है, बट श्रीलंका ओवरऑल ये चाहता है कि इंडिया ज्वाइन कर ले तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। ठीक है। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स कट्स इंडियाज 2020 to 25 ग्रोथ एवरेज टू 4.5%। जो ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स है उसने इंडिया की जो ग्रोथ है उसको कम बोला है। उसने कहा कि एवरेज जो ग्रोथ रहेगी इंडिया की 2020 से 2025 तक वो 4.5 रहेगी। पहले इसने 6.5 किया था ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने, अब इसको 4.5 कह दिया है। ऑथर ने ये भी कहा है इस ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने कि हाँ, इनको एनपीए की प्रॉब्लम हो सकती है, सारी चीज़ें हो सकती हैं, इसलिए फिस्कल स्टिमुलस की ज़रूरत है और डिमांड को रेज करवाने की ज़रूरत है, डिमांड को बढ़ाने की ज़रूरत है। सेंटर कीन ऑन ग्रोइंग इंडियाज डेटा इकोनॉमी, तो मैंने आपको इसलिए पूरा डेटा इकोनॉमी बता दिया है। ड्रॉप इन विंड पावर हर्ट्स ग्रीन पावर, विंड स्पीड हर्ट्स ग्रीन पावर, क्योंकि विंड एनर्जी जो है वो तभी चलता है जो विंड की प्रॉपर स्पीड हो, है ना। तो वही वाली बात है कि रिसेंटली पता चला कि जो गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, ये जो रिसोर्स रिच स्टेट्स हैं जहां पर अच्छा विंड
विंड पावर डेवलप हो सकता है गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु। यहाँ पे काफ़ी ये देखा गया है कि विंड स्पीड घट गई है, नियरली 41% डिक्लाइन हुआ है विंड जनरेशन में, 41% का डिक्लाइन हुआ है, ठीक है ना। दैट इज बिकॉज ऑफ द रिडक्शन इन द विंड स्पीड। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस, एंड अगर आपको पसंद आया वीडियो तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।